2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं। प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उपमा जैन है। मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में 76 रैंक हासिल की है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी सीसेट के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब यूपीएससी जो है वो जीएस के साथ साथ अपने सीसेट का जो लेवल है उसको भी ईयर बाय ईयर टफ बनाता जा रहा है। स्पेशली जब हम देखते हैं ऐसे केसेस कि जो बहुत ज़्यादा साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं, इंजीनियर्स इनफैक्ट जो हैं वो भी सीसेट में फेल होते जा रहे हैं। और सबसे चैलेंजिंग ये है कि जीएस में ऑलरेडी हमें बहुत सारा पढ़ना होता है, तो उसके साथ सीसेट के लिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, वो अल्टीमेटली एक चैलेंज बन जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक हफ्ते पढ़ के हम सीसेट जो है उसको आराम से टैकल कर सकते हैं और आराम से सीसेट का जो पेपर है वो हम निकाल लेंगे। इस बात के लिए श्योर होके अपनी पूरी अटेंशन और पूरा फोकस जो है वो जीएस पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई विल कॉल इट अ 3-step स्ट्रेटेजी और 3-step टिप। द फर्स्ट पार्ट इज टेस्ट, द सेकेंड पार्ट इज आई विच इज़ आइडेंटिफाई एंड द थर्ड पार्ट इज प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जनरली फियर होता है कि सीसेट में हम कैसा परफॉर्म करेंगे। तो सीसेट जीएस से बहुत ज़्यादा अलग है। तो इसमें अगर आपका साइंस और स्पेशली मैथ बैकग्राउंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स और रीजनिंग, और आप ठीक ठाक मार्जिन से सीसेट को क्लियर कर रहे हैं, तो इस केस में आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ टेस्ट। सबसे पहले हमें आज ही जब आपकी सीसेट की प्रिपरेशन शुरू हो रही है, उस प्रिपरेशन को शुरू ही टेस्ट देने के बाद करना है। आप जाके यूपीएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए, बीट 2022, 2021, 2020 और एटलीस्ट 2-3 यूपीएससी के पेपर आप बार बार दीजिए और देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर सकते हैं। यू कैन प्लेस योर सेल्फ इन टू 3 कैटेगरीज। सबसे पहला तो हो सकता है कि जैसे कि 33% रिक्वायर है विच इज़ 66 मार्क्स और आप 100+ स्कोर कर रहे हैं, तो इसमें आप सीसेट में बहुत दूर से आप क्लियर कर रहे हैं और आपके पास बहुत मार्जिन है। तो आप बस पेपर से पहले 1-2 बार टेस्ट लगा के चले जाइए एंड यू आर गुड टू गो इन द एग्ज़ाम। सेकेंड में ऐसा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 70, 75, 67 ऐसे आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो इस केस में आप सीसेट क्लियर तो कर रहे हैं पर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। जैसे आपने फाइनल एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस गलत किए विच इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दोनों साइड, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस भी होता है, क्वेश्चन का पैटर्न भी वो चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन इज़ रिक्वायर्ड ताकि आपकी जीएस की जो मेहनत है वो फ्रूटफुल हो। और तीसरा है कि आप बहुत नीचे लाई कर रहे हैं यूपीएससी की स्केल में, फॉर इंस्टेंस आप 40s या 50s में स्कोर कर रहे हैं सीसेट में, तो अगेन दिस इज़ समथिंग जिस पे हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने टेस्ट तो कर लिया और टेस्ट करके खुद को प्लेस भी कर लिया, अब हमें या तो थोड़ा सा इम्प्रूव करना है या फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो अब मैथ्स है, रीजनिंग है, स्पेशली जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि अब मैथ और रीजनिंग जाके पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, विच इज़ ट्रू। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना है, रादर देन हम जाके सारे सब्जेक्ट एक मैथ और रीजनिंग की एक क्वांट की बुक लेके आ गए जो एसएससी और उसकी प्रिपरेशन में होता है और अगर अलग से वो लगानी आप शुरू कर रहे हैं विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि मैथ में किसी रैंडम टॉपिक की फाइनल एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और उसको इतना प्रैक्टिस करके आप सही कर लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा कम है।
यूपीएससी के सीसेट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रेपिटेटिवली पूछे ही जा रहे हैं ईयर बाय ईयर। आई विल मेक इट सिंपल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्शन वाले जो सवाल होते हैं कि आप लेफ़्ट जाते हैं, फिर वहाँ 2 किलोमीटर चलते हैं, फिर राइट लेते हैं तो कौन सी डायरेक्शन होगी या टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वो वाले क्वेश्चन, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, कोडिंग वाले क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस और कैलेंडर वाले क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो यूपीएससी कितना भी पैटर्न चेंज करने के बाद 1 या 2 सवाल ज़रूर से पेपर में दे रहा है। तो रादर देन आप मैथ्स और रीजनिंग की पूरी बुक पढ़ रहे हो, आप केवल उन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इनको और ज़्यादा आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिस करो जो आपको नहीं आते हैं, और केवल इन कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो। उसके बाद दिस अनदर थिंग इज़ कंप्रहेंशन। आई वुड लाइक टू टेल कि बहुत लोगों का कंप्रहेंशन को लेके मिथ होता है कि ये अंग्रेज़ी का पेपर है, वो मैथ है और ये अंग्रेज़ी है। तो लेट मी टेल यू कि ये इंग्लिश का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्प्रहेंशन मीन्स कि आप कितना ज़्यादा कोई बेसिक, एक अगर आपको कोई बहुत डिटेल स्टेटमेंट दिया गया है या किसी बारे में बात की गई है तो कितनी जल्दी आप कॉम्प्रहेंड करके समझ लोगे कि अच्छा इस बात की मेन क्रक्स या मेन थीम क्या थी। कॉम्प्रहेंशन का मतलब है कि अगर आपको बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारा डेटा और बहुत एक बड़ी सी बात इधर उधर घुमा फिरा के गई है, तो क्या आपके अंदर टेंडेंसी है कि आप आसानी से पकड़ पाएँ कि उसकी सेंट्रल थीम क्या थी या उस जो पैसेज है उसका क्रक्स क्या था। तो कॉम्प्रहेंशन में आपको बस कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें जो हैं वो याद रखनी होती हैं। फिर उसके बाद जब आप कॉम्प्रहेंशन करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा अरे ये तो बहुत ईजी था। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहला ये होता है कि अगर आपने कॉम्प्रहेंशन का स्टेटमेंट भी पढ़ा हो तो कई बार क्वेश्चन में ही लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो द बेसिक आइडिया इज़ कि जब भी आप कोई कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का, लेट्स से क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई टॉपिक आया है कि क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं उस कॉम्प्रहेंशन के अंदर, तो आपको अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उसको साइड में रखना होता है। आपको ये अज्यूम करके चलना होता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में अब से आपको जो पता है वो उतना ही पता है जितना कॉम्प्रहेंशन में दिया है। तो फिर अब जब आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ लेट्स से डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो उसमें 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो ग्राउंड वाटर के इम्प्लीकेशंस तो होंगे पर वो कहीं भी पैसेज में नहीं दिए होंगे। हम क्या करते हैं कि अरे ये भी ग्राउंड वाटर का इम्प्लीकेशन है, ये भी ग्राउंड वाटर का इम्प्लीकेशन है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अल्टीमेटली हम गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो आंसर मार्क करना है वो उन लाइन्स के अंदर करना है, उस कॉम्प्रहेंशन की लिमिट के अंदर मार्क करना है। और सेकेंडली, एक और स्ट्रेटजी या एक और तरीका होता है कि कॉम्प्रहेंशन के जो थीम है या उनका जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मोस्ट लॉजिकल इंटरफेरेंस, व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में आपको डायरेक्टिव वर्ड जो है वो पकड़ना होता है कि वो आंसर में आपसे इन्फ्रेंस पूछ रहा है, आपसे सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, या फिर पूछ रहा है कि व्हाट डज़ द ऑथर वांट टू कन्वे थ्रू दिस पैसेज, या फिर वो पूछ रहा है कि अजम्पशंस आप ले लो इसके आधार पर। तो ऐसे आपको ना कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें अगेन देयर इज दिस कैटेगरी विच इज़ ईजी। अगर कभी भी आपसे पूछा है कि इसका एसेंस क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है या क्रक्स क्या है, तो आप समझ लो कि जो भी कॉम्प्रहेंशन में आसपास की बात हो रही है या जो सेंट्रल पॉइंट है वो सबसे लॉजिकल जो है उसको करना है। और स्पेशली जब आप अजम्पशन वाले करते हो वो थोड़े से टफ हो जाते हैं क्योंकि इनमें जीएस और कॉम्प्रहेंशन थोड़ा सा मिक्स हो जाता है इम्प्लीकेशंस वाले में। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप अगर किसी एक पैसेज में 3 क्वेश्चन पूछे गए आप तीनों के तीनों अटेम्प्ट करके आओ। अगर आपको लग रहा है कि इस पैसेज के जो 2 क्वेश्चन है वो इजी हैं और थर्ड वाले में इट इज़ अ चांस कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो डोंट अटेम्प्ट। अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी ऑल्सो। तो कोशिश ये करो कि अपनी एक्यूरेसी जो है सीसेट में बहुत ज़्यादा हाई करो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आपको बहुत नेगेटिव में लेके जा सकता है। तो हाउ वी कैन कवर दिस इन 1 वीक? तो सबसे पहले वाले दिन आप आराम से बैठ के टेस्ट दो, खुद को प्लेस करो कहाँ करना है। उसके बाद 2 दिन जैसा मैंने आपको बताया कि हार्डली 3 से 4 चैप्टर मैथ्स के होंगे जो आपको पढ़ने होंगे, उनको आप 2 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगेन रीजनिंग के भी 2 से 3 चैप्टर ऐसे होंगे जो सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी पढ़ने में आपको हार्डली 2 दिन लगेंगे। उन टॉपिक्स को अगर आप आइडेंटिफाई करके 5 से 6 टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे तो। और उसके बाद कॉम्प्रहेंशन में भी आप लॉजिकली देखो कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इट विल टेक अगेन 1 और 2 डे मैक्स। और फिर उसके बाद जब आप अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस कर लो तो उसके बाद एक बार उसको टेस्ट करके ज़रूर देखो
यू कैन प्ले ऑन एक्यूरेसी, क्योंकि ये CSAT है, बस आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है थ्रू टेस्ट। स्ट्रेटेजिकली टॉपिक उठा के फिर प्रिपेयर करने हैं और फिर प्रैक्टिस करना है। दिस इज़ हाउ यू कैन क्लियर CSAT एंड इट इज़ एक्चुअली लेस देन अ वीक। तो आई होप कि CSAT ऐसा पेपर है जिसे आप इग्नोर नहीं करेंगे और बहुत जल्दी एक हफ्ते में इसको प्रिपेयर करके साइड रख के GS की तैयारी वापस शुरू कर देंगे। So in my first attempt, I was not able to clear prelims because of CSAT, and I would like to discuss about how I tackled CSAT and how I tackled the CSAT failure despite having a engineering background. So in my first attempt, what happened was like I did not take CSAT much seriously, but I did not leave it as such. So for the last 1 month of preparation, just before the prelims, I was doing some problems and I was looking into the previous year questions, and everything seemed pretty much okay. And I did my paper 1 in the morning on the day of prelims exam. So paper 1 was over. So what happened was that after paper 1, I really panicked, thinking that I will not clear because I had given only 79 attempts. So I pretty much made up my mind that I will not clear the morning paper. So I really did not find any point in going for the CSAT paper. But then I thought again, I started something, so I have to finish. So I went to CSAT in that very casual mindset that anyways I'll get the prescribed marks. So I just have to casually write this exam and come out. So since I was very casual in approaching the paper, obviously I couldn't clear the paper. I got only 55 marks, and in the first paper I had cleared. Only because of the second paper I was unable to clear CSAT. Unable to clear prelims. So this was a huge blow for me because then casually people will start asking, you couldn't clear CSAT despite from engineering background. So this was something I repeatedly heard for the one whole year after 2020 prelims. So along with this, I had to do something to tackle what happened and how it should not repeat in my second attempt, how CSAT should not be a barrier for me to getting into the civil services. So what I did was that I went through the CSAT paper and I understood that some mistakes I had committed on the exam day, but even otherwise I was having some issues. So when it comes to what happened on the exam day is that I did English for 1 hour 15 minutes and I got only 45 minutes for the rest of the paper, that is around at least some 50 questions were there and I had like just 45 minutes. I think there was around 30 questions from English. This was one blunder I made in the exam hall. The second thing was, in order to increase the number of attempts, I did mark some maths questions without even solving it. I was simply reading and I was assuming, oh, this must be the answer. So I just wanted to increase the number of attempts because I think I was touching around 43 or something. So even in all the mocks, I used to at least do 55 questions and still I was getting only around 85 to 90 marks. So I just wanted to increase the number of attempts, otherwise I felt like I may not be able to clear. So I simply attended few questions in maths, though they were also wrong. And then another thing that happened was, so there were some careless mistakes. That is because of my inaptitude when it comes to numerical problem solving. That is, I am very absent-minded that I will write 4 into 3 as 7 instead of 12 because I am not pretty much focused when I am solving that whatever that equation is. When I am solving, or I might mistake a plus for a minus, and then the whole thing will go wrong. But unfortunately, if that answer is there in the option, I'll tick that and mark it. So in this way also I had made some mistakes, and so this was what happened in my case. And in English, I attempted all the English questions and I got around 60% questions wrong. So my initial plan was to get at least 60% questions correct by attempting all the English questions and then doing bare minimum maths questions, and even if I make a few mistakes here and there, I will be able to clear CSAT. But none of this strategy worked out and I could get only 55 marks despite attempting 50 questions.
So then the first thing I did was, anyways, I have one whole, like, initially I did not know I had one whole year, because my prelims exam was on October, I think it was on October 10th. Then the next exam was on May. So I did not have I think it was on June 5th or something, initial date was like that. So I had around 6 months. So I thought, okay, I'll focus on one thing. First, I'll focus on improving my numerical capabilities. So since I have not done maths in a while, I took up a SSC previous year book question bank. Then I simply started selecting one section, and for 1 month, every day 1 hour, I'll simply do these maths. So this is also, again, see, I'll do some maths. It is more fun to do maths when you are doing studying and writing for the whole day, and it will also get added as a study hour. So this is something I used to do on a daily basis. 1 hour I used to dedicate for maths, and I was doing all the problems, and then slowly my numerical ability, it came back to how it was when I was in school, when I was doing these problems. So I was able to go back to that state. So this is what I did initially, and this went pretty well. I think around by around April, I was able to cover all the syllabus of the CSAT, and I did all these SSC questions, and then I was doing all these institute mocks. Then I was getting marks also. Then I thought, okay, CSAT is done. There's pretty much nothing left. And for English, what I did was, I was looking into these these keywords like assumption or logical corollary, or whatever that question, that specific question, what they were asking. I tried to address that, and I started sticking only with the passage given without any understanding that I am getting out of it. I was simply looking into the paragraph given, and I was addressing. So in this way, again, English also I was able to get around 60% questions correct. And then, so since, like, for instance, why this is important? Because suppose the question is asking, what are the assumptions that you get from this paragraph? There, suppose there is one statement, and that statement is directly taken from the paragraph and written there, then we tend to mark that as well as an answer. But the thing is, they are asking assumption. Assumption means what we are assuming from that paragraph. Then that assumption should not be there in the paragraph. Otherwise, it is not an assumption, it is a fact. So we should not, tick that statement as correct. So these are very silly mistakes that we can make in reading comprehension. But just by understanding what they are exactly asking, we will be able to resolve this problem when it comes to English. So this is what I taught, and then the exam got postponed, and I was again focusing on mains again. So in the last, like, say 2 weeks before the exam, like I think around 10 days before the prelims exam, I looked into the CSAT previous year question papers, and I was shocked to understand that I am not able to do the maths that is asked by the UPSC, by the UPSC. That is, the previous year questions I am not able to do. But when I am doing those institute mocks, I am getting around, very high scores I am getting. But so then I did not know what went wrong and what happened. So then I started analyzing the previous year questions. Then I understood there is two things. One, the mathematical questions that UPSC is asking, those are more about, we have to come up with a solution. Then we have to do some simple maths in order to reach the answer. We don't have to by heart lots of formula, and just by applying that formula or some shortcut we'll be able to get the answer. Those kind of questions UPSC is not asking for CSAT. They are more checking our thinking capability when it comes to problem solving. So only those kind of mathematical questions they are asking. This is the first lesson I learned. Second lesson is, questions are not repeating at all. That is, similar questions might come, but they are not at all repeating. Like in SSC and all, there will be a particular type of question, and the numbers will change, but the question as such is the same. So if you know the step to do this question, you just have to do the mathematical part, then you will get the answer. You just have to by heart the formula or the step in order to reach the answer. But UPSC is not asking this. UPSC is asking more like, the question will be there, you have to think, and if you get the solution, you will be able to get the answer for that. So I understood this. But when I was again solving the questions, some of the questions, when I stopped panicking, when I sat calmly, I was able to solve. But there were few other questions that I understood. Never in a million years I will be able to solve these kind of questions. So I understood I just have to leave them.
but there are questions that are solvable. There are easy questions, there are moderate level questions, there are difficult questions. That again changes with the individual's capability. So what might be difficult for me might be easy for you, and vice versa. So I decided the very difficult questions, I will not do them. So since I did this much mathematical exercise, this much questions I was solving, again I was analyzing the paper, one skill I acquired was when I am seeing a question, I am able to understand whether I will be able to solve it or not. So this understanding I got by this analysis alone, and with this exercise I was doing for the past few months. So this was very helpful. So I will come to that in the later part of the discussion. So then I understood some questions I'll never be able to do, I'll have to leave them. And there are some questions that is, they might get repeated in a different way, like the entire question will not get repeated with different numbers, but a similar type of question can come. So then I started looking for the solutions. I tried to understand the question from the solution, so that if at all a similar kind of question is coming, a similar thought process might help me to reach a solution, and that strategy worked as well. So you can also practice those. And in order to practice, I was relying on questions from 2013 until 2020 paper. I went through each year paper separately. Maths alone, I was solving maths alone each year. Then I was coming into these kind of insights and understandings. Then another thing about the CSAT, the next part what I want to discuss is about how to handle the paper in exam time. That is, when it comes to the actual examination, there is again certain things that we have to keep in mind. So one thing is, UPSC sprinkles easy questions here and there across the paper. So you should be reading all the 80 questions, at least going through, your eyes should at least glance over all the 80 questions at least twice, because you shouldn't miss out any easy questions that could have easily fetched you 2.5 marks in maybe less than 10 seconds. So because then you will feel really bad after the exam. Maybe just that one question would have been, with just that one question you would have been able to clear CSAT. So that should not happen. So in order to glance through the paper, you have to come up with a strategy of your own, such that your speed is at the most efficient level. So in my case, what I tried is, I tried doing English alone, then doing maths alone. That was a failure in the first exam itself. That was the example. No. Then what I did, I did maths first and then I did English. Then again I noticed in English I am making mistakes when I am doing like this. So I understood both of these tactics are not working for me. Then what I did was, I started doing serially. So when I am doing serially, things are looking okay. So then I thought, okay, fine, I'll just go serially. I was at least able to cover the paper once or twice. So this is what I thought. But the next thing I learned it right there in the examination hall. That is, when I started with the paper. So you should know that paper 1 I did, I attempted 82 questions. I don't know how it went. But since I attempted 79 questions the last year and still cleared, I got above cutoff marks for paper 1. I was pretty sure I might be clearing paper 1 this year, second year. So in any chance, I should not risk with CSAT paper. I have to clear CSAT paper. So this is there in my mind. So instead of being very scared or anxious about it, in my mind, I just made it a point that at any cost, I have to clear this paper. So I started with the first, serially I started 1, 2, 3, 4, I started doing. Then I felt that my brain is getting exhausted after doing few questions. Suppose I was doing English, after say 5, 6 questions, my brain is getting exhausted. This I was able to understand. So what I did was, instead of continuing the thing serially, I folded the paper there. Then I went to some maths questions. Then I solved some maths questions. Then I felt like my brain is again efficient. Then after some time it was wearing down. Then I felt, okay, I'll flip to English. Then I folded the paper and I flipped to another page and I was doing English. So in this way, I could, cover the whole paper twice, and I did 48 questions. And I told myself 48 is enough. With 48, I can clear. If I do more, just because I did more, I may not be clearing, like what happened last year. So I learned from my mistake and I stopped at 48. And in this attempt, I was able to find those easy maths questions that is sprinkled here and there. And another thing is,
when it comes to English questions, my initial strategy was to do all the questions. So during that, after first exam, before paper 2, there was a small break. During that time, I was looking through the English papers, and then I felt like, so I did previous year wise, like I did 2013 together, then 2014 together, like that I'm doing. So since it's English, it won't take much time to do as well. And so when I did 1 year together, I did all the questions, and then I realized I am anyways getting few questions wrong. So then I looked at those questions that I'm getting wrong. I looked whether there is any pattern that is getting repeated in the type of questions I'm getting wrong. Then I understood I am getting those questions wrong where there is some kind of vagueness, like two options will be there, B and C. Both are looking equally correct. So it is very confusing. And since for paper 1, all of us are having this strategy, if it is a 50-50 question, we are attempting, because there is 50-50 chance of getting it correct or 50-50 chance of getting it wrong. So the same strategy I was applying on English paper until the first attempt. So in this break period, I understood that it is these 50-50 questions that I am making wrong. So this is something I cannot correct, or I did not want to leave it to chance that I will get it correct. So what I did was, I decided to leave these 50-50 questions. So then I looked, if I am leaving these 50-50 questions, I'll have to leave at least around 5 to 6 English questions. So okay, I thought fine, it's okay, I'll just leave 5 to 6 English questions, rest I'll do. So even if I make few mistakes in the remaining English questions, say 3 or 4, it is okay. And since my numerical ability is better this time, I may not be doing much mistakes in maths. So there also I might make around maximum 3 to 4 mistakes. Even then I am only getting less than 10 questions wrong. So I am on a safe zone. So this was my strategy, and this I devised on the exam day, and thankfully it worked. So you can also try these kind of different strategies, mix it, match it before the exam. And doing it right on the exam day is a little bit trickier. In my case, I was ailing from post-COVID complications, and I got very less time to prepare for my second prelims. So this was my only option. But I just wanted to share the insights I gained from this risky experience, so that you can also try it and find your own method in which you can clear CSAT. This is what I have understood about the paper, is that we have to come up with some strategy, because we will be having some strength and some weakness. By clearly understanding what is our strength and what is our weakness, and applying it in this exam in a clever manner, we will be able to clear CSAT paper. And this logic applies to paper 1 as well, but it applies more to CSAT paper, because it is becoming a roadblock for many of us for not getting into the service just because we are not clearing the CSAT paper. तो सीसैट को क्या है कि ये बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है अपने प्रीलिम्स को लेके। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, जिन्होंने सीसैट फेल किया हुआ है। तो मैं अपनी जर्नी से आपको सीसैट का महत्व समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया 2018 में, देन आई स्कोर्ड अराउंड 100 और 110 मार्क्स। देन इन माई सेकेंड अटेम्प्ट इन 2019 आई अगेन स्कोर्ड अबव 100. Then in third attempt in 2020, I failed in CSAT. I scored around 65 marks. So why this happened? Because due to CSAT failure, I lost my one full attempt. तो इससे क्या है कि आप CSAT को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए. It is becoming a deciding factor. काफ़ी बच्चे इसमें रह जा रहे हैं. और I know my friends who have background in mathematics, and they are gold medalists from prestigious institutions, and they too are failing in CSAT. Because CSAT, अब मुझे ऐसा लगता है कि it's not the game कि आप कौन से background से हैं, आप humanities हैं या आप commerce हैं, आप science हैं. CSAT basically is your mindset. CSAT is basically how well organized you are in those 2 hours when you are attempting the CSAT paper. 2020 में जब मैंने CSAT fail किया, तो उसका reason यही था कि मैं first 20 minutes stuck हो गई और मेरा एक भी आंसर नहीं आया। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे वर्बल से सीधा लॉजिकल रीजनिंग या क्वांट पे स्विच करना चाहिए था, बट आई कुड नॉट डिसाइड एट दैट मोमेंट, एंड आई केप्ट ऑन डूइंग वर्बल वाला पार्ट। तो एक पैसेज पढ़ा, आंसर नहीं आ रहा है, सेकेंड पैसेज पढ़ा, बहुत ही क्लोज आंसर्स आ रहे हैं, तीसरा पढ़ा, उसमें भी कुछ डिड्यूसिव नहीं हो पा रहा था,
तो बेसिकली मैंने बिल्कुल अपना माइंडसेट ही लूज़ कर दिया और फिर पूरा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। एंड फिर क्वांट में जितना मैं कर पाई किया, उसमें भी कुछ चीज़ें गलत हो गई, तो कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स पूरे के पूरे चले गए और आई स्कोर जस्ट 65 मार्क्स। तो इस साल मैंने क्या किया, 2021 में अगेन मैंने कोई भी ऐसी खास प्रैक्टिस नहीं की थी, बट आई मेड श्योर कि मैं किसी एक स्ट्रैटेजी से नहीं जाऊंगी कि मुझे सिर्फ वर्बल करना है या मुझे क्वांट करना है या एलआर करना है। आई विल मेक श्योर दैट आई एम स्कैनिंग 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन सारा। 1 से 80 अगर आपने क्वेश्चन स्कैन कर लिए हैं तो आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा डुएबल क्वेश्चन है, आप वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी पिक करना है और आगे बढ़ना है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में मान लो 1 मिनट से ज़्यादा लगता है तो इट्स अ रेड अलर्ट कि आप आगे बढ़ो। अगर आप उसमें स्टक रह गए ना तो फिर पूरा का पूरा पेपर आपका पीछे छूटता जाता है। तो मेक श्योर दैट यू आर स्कैनिंग 1 to 80 क्वेश्चंस और आप जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं क्वेश्चंस पे। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैंने किसी ख़ास बुक से प्रिपेयर नहीं किया था, बट आई विल रिकमेंड कि मार्केट में एक बुक है, आई गेस अरिहंत की है, वो सीसैट करके वो बुक आती है, काफ़ी मोटी है वो बुक। तो उसमें आप क्या करिए, आप कुछ जो टॉपिक्स आपको पता है आएंगे ही आएंगे, लाइक एवरेज के क्वेश्चंस हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, आपके जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, वर्क वाले क्वेश्चंस हैं, ये हमेशा आएंगे, राइट। सो व्हाई नॉट डू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो इससे आते हैं। अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के हर तरह के क्वेश्चन कर लिए तो वहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली आंसर आ जाएगा। तो आप इस पर्टिकुलर बुक को ला सकते हैं, आप कोई भी किसी भी मटेरियल से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को कवर करिए। एंड यू ऑल्सो शुड प्रैक्टिस वर्बल। आप जो पैसेजेस हैं आप उसको दिन में 5 पैसेज कर लिए, या आपने जैसे मैं वीकली करती थी, अगर वीक में एक दिन, जैसे मान लो आप जीएस से बोर हो गए, आपने बस कुछ 5 पैसेज उठाए कर लिए, तो आप सीसैट में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वीकली प्रैक्टिस करना है, या आपको वीक में 2 दिन प्रैक्टिस करना है, या आपको हर दिन 1-1 घंटा प्रैक्टिस करना है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज पे हैं, एंड दैट यू विल अंडरस्टैंड बाई सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए, आप देखिए आपको कितने टाइम लग रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। दैट विल डिसाइड कि आपको कब से प्रिपरेशन शुरू करनी है। Say for example, if you have prelims in month of May, then you can start by January. January से आप start कर दीजिए, और you can do thrice in a week या 6 hours in a week. आप उसको daily distribute कर सकते हैं, या आप उसको 2 दिन distribute कर सकते हैं। इस तरह से you can decide for yourself. I used to do in a week. अगर मैं GS से बोर हो गई हूँ तो मैं एक वीक में एक बार सीसैट उठा लेती थी और पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ 20-30 क्वेश्चंस कर लेती थी। और इसी तरह से आपको वर्बल भी करना है, लॉजिकल रीजनिंग भी करना है, और क्वांट का जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी करने हैं। तो सीसैट में क्या है कि ये कॉन्फिडेंस का खेल है। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपने प्रैक्टिस की होगी। इफ़ यू आर सिटिंग ब्लैंक इन द एग्जामिनेशन हॉल, आपको पता है आपने सीसैट प्रैक्टिस नहीं किया था और आपको कहीं ना कहीं डर लगता है सीसैट से, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल। तो व्हाई नॉट बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिसिंग ओवर इट। Then you enter with confidence in the examination hall and then you nail it. तो इस बार सीसैट में अगेन मैंने यही किया कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं स्कैन कर सकती थी मैंने किया, और जितने मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकती थी मैंने क्वेश्चंस किए। और दिस टाइम आई डिड नॉट स्टिक टू वन पर्टिकुलर सेट कि अब मैं सिर्फ वर्बल कर रही हूँ या मैं सिर्फ क्वांट कर रही हूँ। आई मेड श्योर कि मैं कॉन्फिडेंटली एंटर करूँ वहाँ पे। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, जो मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी, और ये मैं सोच के गई थी कि मुझे 1 से 80 तक के क्वेश्चन स्कैन करने हैं। कहीं ये ना हो कि ये पर्टिकुलर पेज आपने खोला ही नहीं और वहाँ सारे बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे और आप उलझते रह गए बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में। तो दिस टाइम आई क्रैक्ड सीसैट। एंड आप प्लीज़ इस पेपर से डरिए मत। एक चीज़ होती है डरना, एक चीज़ होती है डर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करिए। सिर्फ डर रहे हैं, दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो बस डरे होते हैं सीसैट से कि यार मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है या ये बैकग्राउंड है और मैं सीसैट मुझसे नहीं होगा। तो सीसैट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, आपने हर टॉपिक पे 10-20 क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, आपने वर्बल को अच्छे से करा है, आपने लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से किया है, तो इट्स वेरी इजी। तो यही मैं कहना चाहूँगी आपसे सीसैट के लिए। I know it's now becoming a very deciding factor for prelims, but don't get frightened.
just practice enough that you enter with confidence in examination hall and you will definitely nail it. मैंने 2 बार सीसैट का एग्जामिनेशन फेल किया है। जब मेरे जीएस के पेपर्स में प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट मैं सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा दुख होता है जब आप पूरा साल भर मेहनत करते हो और एक क्वालिफाइंग पेपर की वजह से आप मेंस लिखने का मौका गवा देते हो। सो मैंने 5 बार प्रीलिम्स लिखा है, बट दिस वाज द ओनली प्रीलिम्स जब मैं एक्चुअली क्वालिफाई कर पाई, और पहली बार मैंने अपना मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया और मेरा 120th रैंक आया है। इससे पहले 4 प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2 प्रीलिम्स मैंने अपने मास्टर्स के साथ में ही दिए थे, तो आई वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, और तब मैं बस ऐसे ही कि एग्जाम देना है, देखते हैं कैसा होता है, इसलिए चली गई थी। बट उसके बाद में नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स जब मैं अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड थी जीएस के लिए, आई थिंक सीसैट को थोड़ा मैंने इग्नोर भी कर दिया था। एट द सेम टाइम सीसैट थोड़ा ज़्यादा टफ भी होता जा रहा था, तो आई थिंक इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जीएस के साथ साथ सीसैट की भी बहुत अच्छे से तैयारी करें। बिकॉज मैं 2 बार सीसैट फेल कर चुकी थी, इसलिए मैंने एक बहुत ही वेल प्लान स्ट्रैटेजी बनाई है इस बार सीसैट को टैकल करने के लिए। मैंने प्रॉपरली सिलेबस जो होता है बेसिकली मैथ्स का, रीजनिंग का, तो मैं उसको अच्छे से मैंने नोट डाउन किया, बिकॉज बेसिक सिलेबस होता है मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उसके बाद में मैंने हर एक टॉपिक को, जैसे आप जीएस के लिए प्रिपेयर करते हो वैसे ही मैंने हर एक टॉपिक को सीसैट वाले को अच्छे से प्रिपेयर किया। मैं वीडियोस देखा करती थी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और सब, और उसको मैं फॉलो करती थी कि मैं नोट्स वगैरह बनाती थी मैं उन वीडियोज़ के थ्रू, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस वगैरह, कि अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया या फिर परसेंटेज हो गया या फिर लॉजिकल रीजनिंग वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो सब मैंने सारे ही टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे। आई डिड नॉट लीव एनी टॉपिक, ताकि अगर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कर सकती हूँ वो मुझसे छूटे ना। तो मैंने इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे सीसैट के। उसमें सॉल्व्ड क्वेश्चंस मैं लिखा करती थी, एग्जाम्पल्स लिखा करती थी, नोट्स में फॉर्मूलाज वगैरह होते थे जिनके मैंने सीसैट के फॉर्मूलाज के भी शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जस्ट इन केस कि मुझे अगर याद करना पड़ जाए एग्जाम से पहले। बिकॉज नॉट एवरीबडी इज दैट ब्रिलियंट कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आपको तुरंत सब कुछ याद आ जाएगा, स्पेशली फॉर वेरी टेक्निकल एंड लाइक मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं। तो मैंने इसी तरीके से अपना सीसैट का नोट्स बनाया, एग्जाम्पल्स वगैरह लिखे, सॉल्व किए, और फिर मेरा सेकंड पार्ट ऑफ माय स्ट्रैटेजी वाज अटेम्प्टिंग टेस्ट्स। तो मैंने आई थिंक अराउंड, जब मैं प्रीलिम्स में जीएस वाले मॉक टेस्ट देती थी तो मैं सीसैट के मॉक टेस्ट भी देती थी। ऑल्दो जीएस वाला आपको थोड़ा रिगरसली देना पड़ता है, लाइक ऑलमोस्ट ऑन एवरीडे बेसिस, सीसैट वाला आप थोड़ा रिलैक्स तरीके से दे सकते हो। सो आई हैड गिवन अराउंड 20 to 25 मॉक्स फॉर सीसैट एज वेल। आई नो कि अभी शायद बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे क्यों दिए, बट आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि इस बार मैं एटलीस्ट सीसैट में फेल हूं। तो आई वाज नॉट स्केयर्ड ऑफ द हार्ड वर्क। अगर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो आई एम रेडी टू वर्क फॉर इट। एंड आई थिंक इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए हैविंग दिस एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शैल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द हार्ड वर्क। तो मैं वही था कि मेरे को मेहनत करनी है तो मैं मेहनत करूंगी। मैंने 20 से 25 टेस्ट दिए। मैं उसके बाद में उन टेस्ट्स को भी दोबारा चेक करती थी कि क्या उन लोगों ने सोल्यूशन दिया है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज थी, और क्या मेरी गलती हो गई है उस क्वेश्चन को अप्रोच करने में। इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग था तो मैं इंग्लिश अच्छे से कर लेती थी, बट द थिंग इज कि ओवर द इयर्स इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिक्रीज किया जा रहा है, और जो मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको बढ़ा दिया है। सो इस वजह से इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आपको मैथ्स आनी चाहिए। लाइक आप अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे चले जाएंगे तो आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, और इतना अच्छे से आई वुडंट से कि आपको बहुत एकदम मास्टरी चाहिए, बट इतना कि आपको क्वालिफाई हो जाए, बिकॉज यू डोंट हैव टू स्कोर 120 इन सीसैट, बिकॉज अगर आप 120 भी लाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेडल नहीं मिलेगा, और अगर आप 68 मार्क्स भी लाएंगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े कॉन्फिडेंट हो, एंड आई थिंक आई वॉज कॉन्फिडेंट दिस टाइम व्हाइल डूइंग सीसैट, बिकॉज मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि मुझे मेरी प्रैक्टिस पे भरोसा था।
So this is the third thing which becomes very important while tackling CSAT, that in examination hall you don't have to panic. आपको बहुत ही relaxed mindset से examination paper को solve करना है, because अगर आप ये सोच के start करेंगे कि oh my god पेपर इतना tough है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा. बहुत सारी जो नॉर्मल चीजें आपको वैसे समझ में आ सकती थी, शायद आप वो भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज आपका दिमाग एक थोड़ा फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है. सो उसमें वो कंफ्यूजन वाली स्टेट में यू वुडंट बी एबल टू वर्क जितना अच्छा आप कर सकते हैं. लाइक एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, विच इज वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा मतलब इस चीज पे ध्यान दें कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर पेपर टफ हो या इजी हो फॉर दैट मैटर, यू डू नॉट हैव टू लूज योर काम. आपको काम और कंपोज तरीके से उस टाइम पे वो 2 घंटे में अपना बेस्ट देना है. मेक श्योर यू रीड ऑल द 80 क्वेश्चंस, और जो आपको अच्छे से आते हैं उन्हें ही मार्क करें. लाइक मेरा स्ट्रैटेजी का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट आई हैड डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी ब्लाइंड गेसेस और एनी इवन 50-50 ऑप्शंस भी मैंने सीसैट में मार्क नहीं किए थे. जिन क्वेश्चंस पे मैं 100% श्योर थी, मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस मार्क करके आई थी, एंड थैंकफुली आई कुड स्कोर वेल इन सीसैट एज वेल एंड आई कुड क्वालिफाई प्रीलिम्स दिस ईयर. So I hope this video helps you in some way in tackling your fear of CSAT and in tackling the CSAT examination, which is becoming difficult and difficult every year. You cannot ignore it anymore, but also at the same time do not make a big deal out of it. In the end, it is a qualificatory paper and you have to prepare accordingly. CSAT से आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी एंग्जाइटीज़ हैं, जिसको हम इस वीडियो में टैकल करने की कोशिश करेंगे. पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो CSAT का लेवल है वो टफ़ होता जा रहा है, और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी रहे हैं जिनका GS में काफ़ी अच्छा स्कोर था लेकिन उनका CSAT क्लियर नहीं हो पाया. मेरा खुद पिछले दोनों अटेम्प्ट्स में CSAT में स्कोर क्वालिफाइंग से कम था. उसमें से एक अटेम्प्ट में तो मेरे GS में 112 मार्क्स थे और CSAT में स्कोर जो है वो 60 के आसपास ही था. तो मैं इस बात को समझता हूँ कि CSAT जो है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे मैं खुद भी आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे लिए CSAT जो है करना कभी कभार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है. तो CSAT की जो प्रिपरेशन है वो आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले नहीं करनी चाहिए स्टार्ट. उसके लिए आपको चाहिए एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेशली अगर आपका टच इन सब्जेक्ट से नहीं रहा है. तो मैंने खुद पर्सनली जो है CSAT को 4 महीने दिए थे. स्पेशली मतलब 4 महीने मैं रोज़ 1 घंटा जो है CSAT पढ़ता था. मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे हेल्प करता था CSAT पढ़ने में. स्पेशली जो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन होता है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे आपको स्पेशल फोकस जो है देना चाहिए. CSAT के पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जो कि हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, जिसमें से कि अराउंड 25 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के हैं और जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं. अगर हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. UPSC के जो पैसेजेस होते हैं और UPSC की जो आंसर की है, आप उसको साथ लेकर के बैठें और UPSC के ही जो प्रीवियस ईयर के पैसेजेस हैं उनको सॉल्व करें और उसकी आंसर की से अपने आंसर्स मैच करें. कई बार एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है कि कई सारे ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं. कई सारे ऑप्शंस ऐसा पढ़ के लगता है कि 2 ऑप्शन सही हैं इसमें या तीनों ही ऑप्शन सही हैं. तो ऐसे में UPSC की आंसर की को साथ में ले करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी और आप UPSC के जो पैसेजेस आते हैं आप उसको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा कैपेबल हो पाएंगे. एक और चीज़ जो इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व करने में हेल्प करेगी आपको, वो ये है कि आप पहले ही जो है ऑप्शंस पहले पढ़ लें और उसके बाद जा कर के पैसेज पढ़ें. कई बार ऐसा होता है कि जो पैसेज होता है वो बहुत लंबा होता है और क्वेश्चन उसमें से बस एक ही होता है. तो आप सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ें, उसके बाद आप जा कर के पैसेज पढ़ें. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पैसेज में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है. अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी जैसे हर पेपर में है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें पिछले 6-7 सालों के.
देखें कि किस तरीके के मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और उसी के बेसिस पे जो है आप उस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आप आजकल कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको सीसैट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मैथ्स के कंसेप्ट्स वीक हो गए हैं या फिर आपने 10th के बाद से मैथ्स नहीं पढ़ा है और काफ़ी एक लंबा टाइम हो गया है आपका मैथ्स से टच छूटे हुए, तो 2 बुक्स हैं जिसमें से आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। एक तो अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक आती है, उसको आप चाहें तो कर सकते हैं रेफ़र, या फिर एक और बुक है अ पियर्सन गाइड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय दिनेश खट्टर। ये वो बुक है जो मैंने पर्सनली इसकी हेल्प ली थी, मैंने इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, तो आप ये वाली बुक पढ़ सकते हैं। DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम GS के टेस्ट सीरीज़ को करते हैं सॉल्व, वैसे ही सीसैट की टेस्ट सीरीज़ को भी एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 घंटे निकालें और सीसैट का पेपर लें। सीसैट की कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ ऐसे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री upscmaterials.com पे जा कर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स या फिर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की सीसैट की जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनको घर पे बैठ कर के आराम से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट बिल्डअप करने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। कई सारे लोगों को सीसैट का पेपर काफ़ी लेंदी फील होता है क्योंकि उसमें एक तो इतने सारे पैसेजेस आते हैं जो बहुत बड़े भी होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को अगर डेवलप करना है तो मॉक टेस्ट सीसैट के ज़रूर दें। मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ और वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें और अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करें। आपको बस इतनी मेहनत करनी है कि आप सीसैट में क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकें। जब आप सीसैट का पेपर देने के लिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं तो नर्वस ना हो। मैं अपने पिछले दोनों अटैम्प्ट में काफ़ी नर्वस होता था कि मेरे को तो मैथ्स नहीं आती है, क्या होगा अंदर जा कर के। तो इससे बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैंने इस साल काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। 4 महीने मैं रोज़ 1 घंटा सीसैट को डेडिकेटेडली देता था, जिसकी वजह से जब मैं इस साल एग्ज़ामिनेशन हॉल में गया तो मैं काफ़ी काम और कंपोज था और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस में अटैम्प्ट कर पाया। अपना अटैम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस भी कम ना रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कॉम्प्रीहेंशन आपको लगेगा कि आपने ठीक अटैम्प्ट करा है वो गलत भी हो सकता है। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं सीसैट में भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। जब मैंने इस साल सीसैट का पेपर अटैम्प्ट किया तो मैंने शुरू में जो है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे और लास्ट के 40 मिनट्स में मैंने इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस करे। शुरू में मैंने मैथ्स और रीजनिंग इसलिए करा ताकि मैं बाद में ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं और वो गलत हो जाएं। कॉम्प्रीहेंशन तो आप फिर भी जल्दी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको काफ़ी फोकस चाहिए होता है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप उन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में ही सॉल्व करें और उसमें से भी आइडेंटिफाई करें कि ईजी क्वेश्चंस कौन से हैं। तो सबसे पहले ईजी क्वेश्चंस को टैकल करें, क्योंकि आप चाहे ईजी क्वेश्चन पहले करें या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पहले करें, मार्क्स तो हर क्वेश्चन का सेम है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे आप उतनी जल्दी क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं उससे बाहर आ पाएंगे। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करें, उन्हें सॉल्व करें और बेटर ये है कि आप मैथ्स और रीजनिंग के ही क्वेश्चंस जो हैं पहले करें और इंग्लिश के क्वेश्चंस बाद में करें। तो मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि ये सीसैट का जो पेपर है इट इज़ नॉट अ टफ एग्ज़ाम। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस थोड़ी सी ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इसमें तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको सिर्फ 200 में से 67 मार्क्स करने हैं स्कोर। अगर आप अपना थोड़ा सा कुछ महीने निकालें और रोज़ 1 घंटा सीसैट को दें तो आप बहुत ही आराम से सीसैट का पेपर जो है क्लियर कर सकते हैं। इसमें डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं 2 साल सीसैट का पेपर मेरे से क्लियर नहीं हुआ था और इस साल जब मैंने सीसैट का पेपर थोड़ी सी ही प्रैक्टिस के साथ दिया तो मेरे इस साल सीसैट में 110 स्कोर आया, विच इज़ अ गुड स्कोर। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो आप DKT के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं।
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप वहाँ पे भी जा कर के मेरे को अपने सवाल भेज सकते हैं. I will try to answer as much questions as I can.